नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधान कल्याण सिंह राठौड़ और डांवरा ओसिया में स्वर्गीय रणजीत सिंह की प्रतिमाओं का किया अनावरण। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझाइश से कई प्रकरणों का निस्तारण हुआ, पक्षकार पहुंचे। लाचू कॉलेज कर्मचारियों का वेतन विसंगति को लेकर धरना जारी। ठेका प्रथा बंद कर बोर्ड बनाने की मांग को लेकर 2 घंटे कार्य नहीं किया गया। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को जोधपुर जिले की यात्रा पर रहे। उन्होंने 2 मूर्ति अनावरण समारोह में भाग लिया। उन्होंने सेतरावा तहसील के चौररिया गांव में देवराज हितकारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष एवं शेरगढ़ के पूर्व प्रधान कल्याण सिंह राठौड़ और डावरा ओसिया में स्वर्गीय रणजीत सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इसके साथ ही यहां जनसभाओं को भी संबोधित किया। सीएम अशोक गहलोत आज दोपहर चौररिया गांव पहुंचे और देवराज हितकारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष एवं शेरगढ़ के पूर्व प्रधान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कल्याण सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया और शेरगढ़ में पिछले 4 साल में हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शेरगढ़ विधायक मीना कंवर ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष दुर्जन सिंह व भोलाराम ने सीएम को माला पहनाई। शेरगढ़ विधायक मीना कंवर राठौड़ के पति पीसीसी सदस्य उमेद सिंह राठौड़ ने भी सीएम अशोक गहलोत का स्वागत किया। इस दौरान लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई, जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल, पूर्व प्रधान रूपाराम, बिलाड़ा विधायक हीरालाल, लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई, पीसीसी सदस्य जबर सिंह, श्रवण पटेल भी मंच पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे पहले आज सुबह रामदेवरा मंदिर पहुंचे। उन्होंने जयकारों के बीच लोक देवता बाबा रामदेव के समाधि स्थल के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली, सामाजिक सौहार्द, प्रेम, भाईचारा और मानव कल्याण के लिए प्रार्थना की। गहलोत ने मंदिर में रामदेव जी के भजन सुनने के साथ परिसर में संचालित भोजनशाला का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि देश भर में आस्था के केंद्र बाबा रामदेव मंदिर में राजस्थान सहित कई राज्यों के श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं पहले से बेहतर है। हमें यहाँ से देश को अखंड बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद, राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती देवरा परिहार उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राजस्थान राज्य विकास बोर्ड प्राधिकरण जयपुर व राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के निर्देशानुसार इस साल की 3री राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। इस लोक अदालतों का आयोजन राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर पीठ के साथ ही प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों, राजस्व कोर्ट, उपभोक्ता मंच एवं अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में किया गया। लोक अदालत में आपसी समझाइश के कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस साल की 3री राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं न्यायाधिपति विजय बिश्नोई, न्यायाधिपति अरुण भंसाली, न्यायाधिपति विनीत कुमार माथुर, न्यायाधिपति रेखा बोराना, न्यायाधिपति कुलदीप माथुर व योगेंद्र कुमार पुरोहित द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। उपभोक्ता आयोग की रेशम बाला ने बताया कि इस लोक अदालत में कई प्रकरण सामने आए हैं। कई पक्षकारों द्वारा छोटे छोटे मामलों को यहां लाकर सुलझाया जा रहा है। हर प्रकार के केस के पक्षकार पहुंच रहे हैं। आज अदालतों में लाखों की संख्या में केस पेंडिंग चल रहे हैं। लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जहां कोई भी पीड़ित पक्षकार अपना केस सुलझा सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जोधपुर के सचिव अजीज खान ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस की अध्यक्षता में विभिन्न 5 बेंचों का गठन किया गया था। बेंच संख्या 1 में जस्टिस अरुण भंसाली व अधिवक्ता दीपक मेनारिया, बेंच संख्या 2 में जस्टिस विनीत कुमार माथुर व अधिवक्ता बलजिंदर सिंह संधू, बेंच संख्या 3 में जस्टिस रेखा बोराना व अधिवक्ता हरीश पुरोहित, बेंच संख्या 4 में जस्टिस कुलदीप माथुर व अधिवक्ता प्रीतम सौदंकी और बेंच संख्या 5 में न्यायाधिपति योगेंद्र कुमार पुरोहित व अधिवक्ता विनय कोठारी ने सुनवाई की। लगभग वैसे हमारे पेंडिंग मुकदमे 1,12,000 के लगभग है और हमने इनमें से काफ़ी मुकदमे सूचीबद्ध किए हैं। आज 8 बेंचें बनाई हुई है और इसमें एनआई एक्ट से संबंधित, मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित, फैमिली कोर्ट, सिविल, क्रिमिनल, कॉमर्शियल कोर्ट से रिलेटेड सारी प्रकरण रखे हुए हैं। प्री लिटिगेशन के भी काफ़ी मुकदमे हमारे निस्तारित हुए हैं
तो मैं समझता हूँ कि आज की इस लोक अदालत में काफ़ी संख्या में मुकदमे हमारे निस्तारित होंगे और पक्षकारों को राहत भी मिलेगी। सर, लगातार लोक अदालत के जरिए जिस तरह से प्री लिटिगेशन का जो है निस्तारण किया जा रहा है और जो प्राचीन परंपरा रही है आपसी समझौते की गई, इसके बाद क्या अदालतों में जो केसेस का दबाव है वो कम हुआ? मेरा ये मानना है कि लोक अदालत के जरिए कम से कम वो मुकदमे जो कि हम कोर्ट के बाहर निपटा सकते हैं वो तो ज़रूर निपट जाने चाहिए। केवल मात्र वो मुकदमे जो बहुत ज़्यादा मेरिट पर हो वो ही कोर्ट में रहे तो उससे बहुत न्यायालयों का जो समय है वो उन मुकदमों में कंसंट्रेट रहेगा। छोटे मोटे मुकदमे जिसमें छोटी छोटी बातों पे पक्षकारों के बीच में मुकदमेबाजी हो जाती है, वो यदि न्यायालय के बाहर आपसी समझाई से तय हो जाए तो न्यायालयों का निश्चित रूप से समय बचेगा और उनका ध्यान जो मेरिट के मुकदमे उस तरफ जा पाएगा। सर, जिस तरह से अब अदालतों में जो वर्चुअल सुनवाई होने लगी है, साथ ही जो स्थायी लोक अदालतें हैं उनमें भी लगातार जो निस्तारण किया जा रहा है, तो क्या वो समय आएगा जब गांव में बैठा व्यक्ति वर्चुअली जो है अपना? हाँ, ये संभव है। आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी आगे आ गई है। पिछला उदाहरण दूँ तो जैसे कोविड के टाइम में भी जब हमने देखा था वर्चुअली सुनवाई होती थी, पक्षकार जो कोर्ट में नहीं आ पा रहे थे, वो एक समय था, उसने हमें सिखाया कि नहीं वर्चुअली सुनवाई भी हो सकती है। तो ये टाइम आएगा, बहुत जगह अब ये होने भी लग गया है। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये जल्दी ऐसा टाइम भी आएगा जब वर्चुअली सुनवाई से भी दूर बैठा व्यक्ति भी न्यायालय से जुड़ सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बेंच नंबर 7 से जिला उपभोक्ता आयोग फर्स्ट और सेकंड की यहाँ पे आज लोक अदालत रखी गई है। कुल लोक अदालत के अंदर जिला फर्स्ट के 14 मुकदमे हैं तो सेकंड के करीबन लगभग आसपास 15 के आसपास है और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी पक्षकार आ रहे हैं तो बहुत ही मध्य आपस में अच्छी मध्यस्थता हो रही है और लोक अदालत की भावना से वो लोग हंसते हुए अपना प्रकरण का निस्तारण उनको लग रहा है कि यहाँ पे आसानी से हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि आज भी अभी जैसे कुछ ऐसे फाइलें हैं जिसके अंदर जेटे भी है, बिजली विभाग भी रखी हुई है, महिंद्रा हॉलीडेज भी रखी हुई है, कुछ कंपनी प्राइवेट कंपनियां भी है, तो सबका निस्तारण बहुत ही अच्छा हो रहा है। रेशम बाला, जिला उपभोक्ता आयोग फर्स्ट की रीडर। शहर की जूनी मंडी स्थित गंगश्याम मंदिर में शुक्रवार की रात में नंदोत्सव कार्यक्रम में लाइट साउंड की ट्रस्ट गिरने से हादसे में हुए घायलों से मिलने के लिए आज नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ एमजीएच पहुंची। उन्होंने घायलों के परिवार से बातचीत करने के साथ डॉक्टर से भी विचार विमर्श किया। महापौर वनीता सेठ ने घटना पर खेद जताते हुए कहा कि प्रशासन और पुलिस को भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था। हादसे में हालांकि कोई ज्यादा जख्मी नहीं है, मगर एक व्यक्ति को थोड़ी ज्यादा चोट पहुंची और फ्रैक्चर हो रखा है, मगर उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सनद रहे कि शुक्रवार की रात को जूनी मंडी गंगश्याम मंदिर में नंदोत्सव कार्यक्रम में बच्चों द्वारा मटकी फोड़ने जाने का कार्यक्रम चल रहा था, तब लाइट साउंड की ट्रस्ट गिर गई जिससे 4 लोग घायल हो गए थे। सभी को बाद में एमजीएच में भर्ती करवाया गया था। कल जो घनश्याम जी मंदिर में रात को दुर्घटना घटित हुई उसके जो यहाँ पे 3 घायल उनसे मिलने आए थे, जिसमें से 2 तो थोड़ा सा ठीक है, एक के थोड़ी सी इंजरी हुई है और एक के दोनों के मतलब इंजर है पर वो फ्रैक्चर है उनके जो ठीक जल्दी हो जाएगा। एक पेशेंट काफ़ी उसकी चोट लगी है और काफ़ी इंजर्ड है, उसके अब क्या डॉक्टर करेंगे शाम तक डिसाइड करेंगे कि ऑपरेट करना है या क्या करना है। पर जिस तरह की ये घटना घटित हुई है शहर में, क्योंकि पुराना मंदिर है, लोग काफ़ी आते हैं और जन्माष्टमी को देख के काफ़ी भीड़ थी, तो मंदिर प्रशासन को भी जो व्यवस्थाएं की थी उनको ढंग से करना चाहिए और पुलिस को भी थोड़ा ढंग से देखना चाहिए था कि अगर भीड़ हो रही है तो उनको रोका जाए और कम से कम वहाँ पे होते। इसलिए यही है कि अभी केंद्रीय मंत्री जी ने इन तीनों पेशेंट के परिवारजनों से बात की है और जो भी कर सकते होंगे वो तुरंत सहायता करें। शहर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कॉलेज लाचू के कर्मचारियों द्वारा अपनी वेतन विसंगति को लेकर दिया जा रहा धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों के समर्थन में कुछ छात्र भी उतर आए। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के मुताबिक वेतन की मांग कर रहे हैं, जो कि मुनासिब है। कर्मचारियों ने जिला व राज्य सरकार से इसमें हस्तक्षेप कर न्याय की मांग की। कर्मचारी योगेंद्र पाल ने बताया कि लाचू कॉलेज प्रशासन की तरफ से कई प्रकार के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, जो कि कर्मचारियों की सैलरी को आधा कर करवाया जा रहा है, मगर कर्मचारियों की सैलरी समय पर नहीं दिए जाने के साथ आधी कर दी जा रही है। कर्मचारियों के समर्थन में उतरे एक छात्र का कहना है कि कर्मचारियों की मांगों के लिए वे उनके साथ खड़े हैं। वहीं लाचू कॉलेज प्रिंसिपल रोहित कुमार जैन ने बताया कि कॉलेज स्ववित्त फंड से चला जा रहा है। कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें वाले वेतन की मांग कर रहे हैं, जो कि मुनासिब नहीं है।
कॉलेज में छात्रों का एडमिशन भी कम हो रहा है। यह निजी संस्थान की तरफ से चल रहा है। यह लोग सरकारी कर्मचारियों की तरफ वेतन की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो हमें। सब लोग लाचू कॉलेज के विद्यार्थी हैं। आज हमारे कर्मचारी जो हमारे से बुजुर्ग है वो सब आज हम गेट के बाहर बैठे हैं। हमको उनको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग फीस कॉलेज के अंदर सालाना पूरी भरते हैं। हम जब कॉलेज फीस नहीं भरते तो हम लोगों की एंट्री बंद कर दी जाती है। आगे कैफेटेरिया बंद है, ग्राउंड बंद है, सफाई कर्मचारी सब बाहर बैठे हैं। अंदर कॉलेज में बिल्कुल सफाई नहीं चल रही। उसके बावजूद ये लोग 3 या 4 दिन से हड़ताल में बैठे हैं। सुबह से शाम आके यहाँ बैठते हैं और शाम को कोई दूसरे कर्मचारी आके सफाई करके जाते हैं। ये बात कॉलेज के अंदर नहीं चलेगी और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग कॉलेज का ताला दे देंगे और स्टूडेंट सब इनके साथ बैठेंगे, हम इनके साथ रहेंगे। और हम यही चाहते हैं कर्मचारी लोगों को सबको इनका जो भी हक है इनका हकनामा दे दिया जाए और इनको अंदर प्रस्थान किया जाए। क्षेत्रपाल कर्मचारी लाचू कॉलेज महाविद्यालय। हमारे यहाँ पर कुछ समय से मैनेजमेंट ने हमारी सैलरी आधी कर दी है। उसका मैनेजमेंट कोई भी अच्छी तरह से जवाब नहीं दे रहा है और हमें बार बार परेशान किया जा रहा है। पूर्व में भी हमारी सैलरी आधी कर दी गई थी और मैनेजमेंट ने यहाँ पीछे गड्ढा खोद के और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था और उस वक्त भी हमारे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताई थी और अब भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताकर हमारी सैलरी आधी कर दी गई है। और यहाँ पर सोलर पैनल का काम करवाया, यहाँ पर अन्य और फिजूल काम करवाए जा रहे हैं और कर्मचारियों की सैलरी रोक कर ये सब काम करवाए जा रहे हैं और कैमरों का काम करवाया बड़े स्तर पर यहाँ कॉलेज महाविद्यालय में। मैनेजमेंट अपनी हर धर्मिता पर अड़ा हुआ है और हमारे को भूखे मरने की नौबत आ गई है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि 2 वक्त की खाना खाने की भी हमारे को जुगाड़ करना पड़ रहा है। मैनेजमेंट की इतनी हर धर्मिता को देखते हुए हम ना तो कोई पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, टाइम भी हमारा ऐसा कर दिया कि बाहर भी कहीं काम नहीं कर सकते हम। हमारा कोई भी आदमी जाकर बोलता है उसको पर्सनली टारगेट करना शुरू कर देते हैं। किसी नामचीन आदमियों को 5 जनों को ऐसे कार्य में लगा दिया जो भविष्य में कॉलेज में कभी ऐसा काम नहीं हुआ, ऐसे कार्य में लगा दिया। ऐसे करके कॉलेज अपने मनमाने रवैये पर लगा हुआ है और सुनने को भी तैयार नहीं। हम 5 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, हमारी कोई सूझबूझ नहीं ले रहा मैनेजमेंट और हमारे को पर्सनल सबको लेटर भेज रहा है कि आप ये VRS ले लो और चले जाओ, आपके इतने लाख रुपए बंद है, आपके इतने लाख रुपए बंद है। सबको प्रलोभन दिया जा रहा है और जो अपने आधे हम यहाँ पर सर्विस करते रहते हैं और आधे दिन की सैलरी भी ये काट लेता है मैनेजमेंट और यही मैनेजमेंट हम 60 महीने की एक मुश्त तनख्वाह दे रहा है हमारे को और प्रलोभन दे रहा है कि आप घर चले जाओ VRS लेकर। अब मैं प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी को यही निवेदन करता हूं कि हमारी सूझ ले और हमारी ओर ध्यान दे। हम बहुत परेशान हैं। हाँ, लाचू कॉलेज में जो हमारे यहाँ कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वो पिछले 5 दिनों से हड़ताल के ऊपर हैं और उनकी बेसिक मांग यही है कि वो सरकार के बराबर 7वां वेतन आयोग के अनुरूप वेतन दिया जाए। चूँकि यह संस्था पूर्ण रूप से स्ववित्त पोषी संस्था है और यहाँ जो भी खर्चा जो भी चलता है वो बच्चों से आई गई फीस के द्वारा ही यहाँ सारे वेतन भत्ते दिए जाते हैं। चूँकि इस वर्ष भी हमारे यहाँ एडमिशन 47% के करीब कम हुए हैं और ऐसी स्थिति के अंदर 7वां वेतन आयोग या सरकार के बराबर तनख्वाह देना अभी संभव नहीं है। अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा ठेका कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में ठेका कर्मियों ने लगातार आज दूसरे दिन 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस कर्मचारियों ने सुबह 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। ऐसे में अस्पताल के मुख्य कार्य नहीं हुए। मथुरादास माथुर अस्पताल, महात्मा गांधी तथा उम्मेद अस्पताल के OPD प्रभावित हुए। मरीजों और उनके परिजन परेशान रहे। पर्चे कटवाने व अन्य जांचों के लिए वहां लंबी लंबी कतारें लग गई। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने काउंटर पर OPD पर्ची बनवाने में मदद की। अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा व ठेका कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष तेजपाल ने बताया कि संविदा कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि संविदा कर्मियों की नियुक्ति के लिए ठेका प्रथा बंद कर बोर्ड बनाया जाए, बोर्ड के जरिए नियुक्तियां की जाए। इस मांग को लेकर अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा ठेका कर्मचारी महासंघ की ओर से 3 दिन के लिए 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा ठेका कर्मचारी महासंघ राजस्थान की तरफ से संपूर्ण राजस्थान के मेडिकल कॉलेज के जो निविदा ठेका कर्मचारी है अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे कार्य बहिष्कार पर है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है
RLHDC को लागू करना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुरूप हमें ठेका प्रथा से मुक्त कर RLHDC बोर्ड गठन की जो हमें घोषणा की गई है उसको अभी तक धरातल पे लागू नहीं किया गया है, जिससे समस्त ठेका कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है एवं हमारे जो कर्मचारी उनको ना तो संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल किया गया और ना ही वेतन बढ़ोतरी जैसा कोई किया गया, जिससे ठेका कर्मचारियों ने अपनी अपनी मांगों को लेके समस्त मेडिकल कॉलेज द्वारा ये बहिष्कार किया जा रहा है। ये कितने दिनों से चल रहा है और आगे कहाँ तक चलेगा? हमारा आंदोलन 6 तारीख से शुरू हुआ है, जो 12 तारीख को संपूर्ण कार्य बहिष्कार के साथ आगे आंदोलन जारी रहेगा। अपना पूरा परिचय दो। तेजपाल, प्रदेशाध्यक्ष अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग, वार्षिक निविदा ठेका कर्मचारी महासंघ राजस्थान। राजस्थान नर्सिंग संघर्ष समिति के आह्वान पर जोधपुर में नर्सिंग निदेशालय की स्थापना सहित 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर महात्मा गांधी अस्पताल में नर्सिंग अधिकारी शनिवार को 9वें दिन भी क्रमिक अनशन पर बैठे। अनशन स्थल पर आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जीवनी पढ़ी और महिला नर्सिंग अधिकारियों को उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि राजस्थान नर्सिंग संघर्ष समिति जोधपुर द्वारा लगभग 1.25 माह से गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, पर आज दिन तक सरकार द्वारा कोई भी बड़ी मांग पर सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर आज 9वें दिन भी 7 लोग क्रमिक अनशन पर सत्याग्रह पर बैठे। आज सरला राय, कैलाश धायल, निर्मला चौहान, चंद्र प्रकाश आसिरी, कारू मीणा, ज्ञान सागर मीणा व हेमंत शर्मा धरने पर बैठे। राजस्थान नर्सिंग संघर्ष समिति जोधपुर द्वारा आज 9वें दिन भी कर्मिक अनशन और सत्याग्रह पर हम बैठे हैं। आज हमारी 5 बहनें कर्मिक अनशन पर हैं, जिनके समर्थन में हम आए हैं। हमारी ड्रेस कोड और वर्दी भत्ते में थोड़ा सा बढ़ाने का समर्थन जरूर सरकार की तरफ से हुआ है, लेकिन बाकी कमेटी की तरफ से आज तक कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक कमेटी सारी 11 सूत्री मांगों पर 15 तारीख तक वार्ता नहीं करती है तब तक हम कर्मिक अनशन पर है। अगर उस पश्चात संगठन और संघर्ष समिति द्वारा फैसला लिया गया है कि सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम आगे हड़ताल या भूख हड़ताल जो भी प्रदेश का निर्णय होगा उसकी तरफ बढ़ेंगे। जगदीश जाट। और बुलेटिन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। गीता धाम तिबरी में चल रही 67वीं जिला स्तरीय हेडबॉल प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। उप संयोजक सुनील दत्त बिस्सा के अनुसार शुक्रवार को हुए 17 वर्ष के मुकाबलों में धीरपुरा ठार विद्यालय, ओसिया, बावरला विद्या आश्रम, खिरजा फतेह सिंह विद्यालय में अपने अपने मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। मेजबान गीताधाम गुरुकुल की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया। वहीं 19 वर्ष में श्री राम पब्लिक लोडता ने अगले दौर में प्रवेश किया। राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने शनिवार को DRDA हॉल में शहर की नवीन व मरम्मत योग्य सड़कों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं अनियमितताओं से सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और सड़कों की मरम्मत एवं पेचवर्क के कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता एवं नगर निगम दक्षिण के आयुक्त उत्सव कौशल भी उपस्थित रहे। प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बैठक में शहर के सड़कों को बेहतर स्वरूप प्रदान करने के लिए किए जा रहे मरम्मत और पेच कार्यों को समयबद्धता से संपादित करने और गुणवत्ता के प्रति गंभीरता पूर्वक ध्यान देने पर जोर दिया। इसके साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इन सभी कार्यों की मौके पर उपस्थित रहकर नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते रहे। शहर के शास्त्रीनगर D सेक्टर में व्यवसाय के मकान में घरेलू नौकर द्वारा चोरी के प्रकरण का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को बिहार जाकर पकड़ लिया। आरोपी से अब सर्वाभूषण बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपी हीरे जड़ित आभूषण चुरा कर ले गया था। थाना अधिकारी प्रदीप डांगा ने बताया कि गत दिनों शास्त्रीनगर D सेक्टर 17 निवासी राहुल अग्रवाल पुत्र हरीश अग्रवाल की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया था। इसमें बताया गया कि वह परिवार सहित घूमने के लिए 19 जुलाई को दिल्ली फिर गोवा चला गया। घर में उसकी मां, पिता के अलावा बिहारी नौकर अशोक कुमार ही थे। परिवार के लोग घूमकर 23 जुलाई को जोधपुर लौटे थे, मगर नौकर नदारद मिला। इस पर सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो पता चला कि वह 23 जुलाई को अलसुबह बिना बताए घर से निकल गया। 31 अगस्त को उसकी पत्नी को गहनों की जरूरत महसूस हुई तो अलमारी को चेक किया, जहां से हीरे जड़ित आभूषण जिसमें अंगूठियां, हाथ की चूड़ियां, कान की बालियां आदि नहीं मिले।
अपने पिता के साथ फिल्म देखने पहुंची एक युवती से देर रात पुराना हाईकोर्ट रोड स्थित एक सिनेमा घर में अभद्र व्यवहार किया गया। युवती ने गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया और लज्जा भंग में इस बाबत उदय मंदिर थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस ने रात में एक युवक को पकड़ा जो कि आरपीएफ का कांस्टेबल है। उसका साथी लांगरी भागने में सफल हो गया। पुलिस ने कांस्टेबल को शांति भंग के आरोप में पकड़ा। थाना अधिकारी प्रेमदान ने बताया कि एक युवती रात को अपने पिता के साथ पुराना हाईकोर्ट रोड स्थित सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने आई थी। फिल्म समाप्ति से 10 मिनट पहले युवती के साथ छेड़छाड़ हो गई। युवती ने विरोध जताया और फिर पुलिस तक सूचना मिलने पर वहां पहुंची। थाना अधिकारी ने बताया कि युवती ने 2 युवकों पर लज्जा भंग का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी। इस पर रात में एक युवक उत्तर प्रदेश के सत्यप्रकाश को शांति भंग में पकड़ा गया। वह आरपीएफ में कांस्टेबल है। बानसूर के हरसोरा रोड पर बीती शाम एक पिकअप गाड़ी के पलटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने सभी घायलों को बानसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चारों घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर के लिए रेफर किया गया। हरसोरा रोड गांव बाबरिया व खटोटी के बीच में बानसूर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से खड्डे में जा गिरी, जिसमें पिकअप गाड़ी में सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की सहायता से घायलों को बानसूर उप जिला अस्पताल ले जाया गया। प्रथम उपचार कर चारों को चिकित्सकों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। एक युवक की ज्यादा गंभीर हालत बताई जा रही है, उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। राजगढ़ महाविद्यालय कॉलेज में आज कृषि महाविद्यालय माचाड़ी रेणी का उद्घाटन विधायक जौहरीलाल मीणा ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जौहरीलाल मीणा, राजगढ़ उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रेणी के पूर्व कमिश्नर बद्री प्रसाद, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मुंशीलाल गुप्ता, भटोवड़ी वाले कॉलेज प्राचार्य राव सज्जन सिंह, एडवोकेट बनाराम मीणा, एडवोकेट देवेंद्र सरासर, सभी कॉलेज के लेक्चरर, सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक ने अपने द्वारा किए गए कार्यों को गिनाए व एक बार फिर से टिकट मिलने की उम्मीद जताई। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधान कल्याण सिंह राठौड़ और डांवरा ओसिया में स्वर्गीय रणजीत सिंह की प्रतिमाओं का किया अनावरण। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझाइश से कई प्रकरणों का निस्तारण हुआ, पक्षकार पहुंचे। लाचू कॉलेज कर्मचारियों का वेतन विसंगति को लेकर धरना जारी। ठेका प्रथा बंद कर बोर्ड बनाने की मांग को लेकर 2 घंटे कार्य नहीं किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।